हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र आपके अपने चैनल एग्जाम स्टेशन आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलो आप देखते हैं एक नए चैप्टर उपसर्ग और प्रत्यय। चलो आप देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है। अब इसमें किसमें पूछा है, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए दे रहा है पर, बी प्रा, तीसरा परा और चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए इस पराधीन में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, पराधीन में पर उपसर्ग हो जाएगा। क्या उपसर्ग हो जाएगा, पर उपसर्ग हो जाएगा, तो यानी इसका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब बात आती है कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पर भी उपसर्ग पूछा है और पिछले क्वेश्चन में भी उपसर्ग पूछा है। यहाँ पर शब्द कौन है, अनुगामी। अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आ, अनु और अने। यहाँ पर देखिए अनुगामी शब्द है, कौन सा शब्द है, अनुगामी शब्द पूछे। अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर अनु उपसर्ग हो जाएगा। क्या, अनु उपसर्ग हो जाएगा। तो यानी इसका भी क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दूसरे की ओर। नहीं, क्वेश्चन नंबर अब तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर देखिए शब्द कौन सा है, संस्कार शब्द पूछा है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है सम, सन, सम्स और संस। ठीक है ना। तो यहाँ पर संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, संस्कार शब्द में सम उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, यानी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ उपसर्ग और, क्या किसी शब्द में अ उपसर्ग है और उसी शब्द में ता प्रत्यय है कि योग से बनने वाला शब्द कौन सा है। अब उसमें ऐसा शब्द देखना है जिसमें आ उपसर्ग भी हो और प्रत्यय हो। यानी इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय साथ में होते हैं, साथ में आ सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब देखिए अनुगुणता, अवसरवादिता, अनन्यता, असहनशीलता, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असहनशीलता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असहनशीलता, यानी डी इज द राइट आंसर होगा इसका। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का डी आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। अब ए ऑप्शन दे रहा है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग है। ठीक, अपसय और अनुशासन, परित्यक्ता और अनुनादित। अब यहाँ पर लिखा है लाल वाव और लापरवाह, और डी ऑप्शन है पत्रकार और वाहवाही। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी। यानी परित्यक्तता और अनुनादित में उपसर्ग है और प्रत्यय, यानी दोनों में उपसर्ग और प्रत्यय मौजूद है। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वें का बी। अब क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यानी इस शब्द, ये शब्द है संयोग, इस शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसमें प्रत्यय नहीं पूछा गया है, इसमें सिर्फ पूछा गया है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ए ऑप्शन सम, सन, श और सु। तो यहाँ पर संयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग होगा, सम उपसर्ग का प्रयोग होगा। यानी इसका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब जैसे अन्य शब्दों में जैसे बात करें, संकल्प हो जाएगा, संग्रह हो जाएगा, संतोष हो जाएगा, और अगर बात करते हैं जैसे सन्यासी या सन्यास, इसमें हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक,
अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। यानी शब्द क्या है? ये शब्द है प्रत्येक। अब इसमें पूछा है कौन सा उपसर्ग है। प्रा, प्रति, एक और इक। यहाँ पर क्या आंसर? सो प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्येक शब्द में प्रति उपसर्ग है, तो यानी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्रति उपसर्ग है प्रत्येक शब्द में, प्रति उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। किसमें? दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन नंबर 8 है ये। दूर, दुरा, दुर और दुस है। यहाँ फिर क्या हो जाएगा? दुरात्मा में दुर उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये दुर उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। यानी सी इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? अधिकार में उपसर्ग है। यानी शब्द क्या है? अधिकार है। इस अधिकार में उपसर्ग पूछा है, ठीक है ना, उपसर्ग पूछा है। तो अधिकार में कर, कर, कार, अधि और आ। तो यहाँ पर अधिकार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अधिकार में अधि उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी इसका भी सी आंसर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है। ठीक, किसमें? प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है। और ऑप्शन क्या दे रहा है? प्रति, प्रा, प्रत्यय और प्रतिध्व, ठीक है ना। ये इसके आंसर हो गए। तो यहाँ पर पूछा प्रतिध्वनि, तो प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प्रति उपसर्ग हो जाएगा, यानी ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाची। अब इसमें संबंधवाची यहाँ ना प्रत्यय और उपसर्ग नहीं पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया संबंधवाची। अब बात आती है संबंधवाची शब्द होते कौन कौन से हैं। हिंदी में अगर किसी शब्द के संबंधवाची से अर्थ होता है कि अगर जिस शब्द में ई प्रत्यय लगने का भाव उत्पन्न हो, उससे शब्दों में संबंधवाची हो जाए। जैसे दैवीय, दैवीय में कौन सा? जैसे दैवी हो गया, और दैवी के बाद हो गया मानवीय हो गया, और जाति हो गया। जैसे दैवी, मानवीय और जाति, इसमें सभी में ई प्रत्यय लगा हुआ है, तो ई प्रत्यय ही संबंधवाची प्रत्यय कहलाता है। तब अभी इसमें देख लीजिए किसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर किसमें? देव में ई प्रत्यय है, नहीं है। देवी में ई प्रत्यय है, नहीं है। देवता में ई प्रत्यय है, नहीं है। किसमें? दैवीय। तो यानी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा के किस भाषा से आया है। अब ये देखो पूछ लिया प्रति जो उपसर्ग है, तो हिंदी भाषा के किस भाषा से ये उपसर्ग आया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर दे रहा है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और फारसी, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रति उपसर्ग संस्कृत भाषा, अरे हिंदी भाषा नहीं, किस भाषा से आया है? तो ये हो जाएगा संस्कृत भाषा से आया है। अगर प्रति उपसर्ग की बात करते हैं जो हिंदी भाषा में भी प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। इसका अर्थ जैसे विरोध हो गया, बराबर ही हो गया। संस्कृत के उपसर्ग क्या होते हैं? जो हिंदी में प्रयोग होते हैं वो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं सभी, ठीक है ना। तो ये जो संस्कृत प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा के किस भाषा से आया है? ये प्रति हिंदी भाषा के संस्कृत भाषा से उपसर्ग आया है, तो यानी इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? किसमें? अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? आ, अधि, री और ई है। तो यहाँ पर क्या हो जाए? अधिकारी में अधि उपसर्ग होगा। क्या होगा? अधि उपसर्ग होगा, यानी बी उपसर्ग होगा, ठीक है ना। अगर जैसे बात करते हैं अन्य शब्दों की, जैसे हो गया अधिकारी, हो गया अधिराज, हो गया, ठीक है ना, अधिगत हो गया, अधिकरण हो गया, ठीक है ना। ये सभी इसके उपसर्ग हो जाएंगे।
यहाँ पर अधिकारी में क्या उपसर्ग हो जाएगा, अधि उपसर्ग हो जाएगा। तो इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा, यानी तीन ऐसे शब्द हैं जिनमें आ उपसर्ग लगा हुआ है और एक ऐसा शब्द है जिसमें आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे अकथ हो गया, अभेद हो गया, अचूक हो गया और अनुज हो गया। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि कौन सा ऐसा इन चारों में शब्द है जिसमें आ उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है ना। और उपसर्ग कहाँ लगते हैं? उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं या आगे जुड़ करते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो आ तो चारों में है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अनुज है, ठीक क्या है? अनुज, इसमें आ उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक, यानी डी क्वेश्चन जो है, अरे 14 क्वेश्चन, उसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि अनुज उपसर्ग में, अनुज शब्द में उपसर्ग क्यों नहीं है? इसमें इसलिए उपसर्ग नहीं कि अगर उपसर्ग हटाने से जो नया शब्द बनता है उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। जैसे अकथ, इसमें आहरा कथ, चूक और भेद नुज का कोई यहाँ पर अर्थ नहीं हो, इसलिए यहाँ पर ये अनुज में आ उपसर्ग नहीं होगा। ठीक है ना। तो जैसे अचल हो गया, अचल है, जैसे अजर है, अजर, अमर, अचल। ठीक है ना। ये सब इसके चल, इसमें चला चल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है उपसर्ग वह शब्दांश है जो, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। अब देखो, मैंने सबसे पहले इसकी उपसर्ग की परिभाषा बताई थी। उपसर्ग की परिभाषा क्या है? उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं। ठीक है ना। कहाँ जुड़ते हैं? मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका जो शब्द के आगे जुड़ेगा वही उपसर्ग होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं, ये नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। किसी शब्द के मध्य में जुड़ते हैं, नहीं होगा। किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं, बिल्कुल, ये इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी इज द राइट आंसर। शब्द में कहीं भी जुड़ जाते हैं, ये इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है ना। किसमें? अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अब यहाँ पर देखिए, अधि, अध, अत और अद। ठीक है ना। तो यहाँ पर अध्यक्ष में क्या उपसर्ग हो जाएगा? अध्यक्ष में अधि उपसर्ग हो जाएगा, यानी ए इज द राइट आंसर होगा। क्या? ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है संग्राम में उपसर्ग बताइए, यानी संग्राम एक शब्द है, उस शब्द में उपसर्ग बताना है कि इस संग्राम शब्द में उपसर्ग क्या है? सन है, सम है, सा है और सत है। तो यहाँ पर संग्राम शब्द में सम उपसर्ग हो जाएगा। क्या उपसर्ग होगा? सम, यानी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर बात करें अन्य शब्द की, जैसे संग्राम हो गया। ठीक है ना। संग्राम, तो इसका अगर संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? संग्राम का सम धन ग्राम। ठीक है ना। और सम किसी, अभी उपसर्ग की परिभाषा होता है, वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के आगे, मूल शब्द यहाँ पर क्या हो गया? मूल शब्द हो गया ग्राम। ठीक है ना। मूल शब्द हो गया ग्राम, ग्राम के आगे उपसर्ग लगा है क्या? सम। ठीक, सम लगा है, सम धन ग्राम। तो यहाँ पर मूल शब्द के आगे जुड़कर, तो यहाँ पर क्या उपसर्ग हो जाएगा? सम उपसर्ग होगा। यही उसमें था जो पिछले वाला क्वेश्चन बताया था मैंने, अनुज, जिसमें आ उपसर्ग को पूछा था कि 4 ऑप्शन दिए, तो उसमें पूछा था किसमें आ उपसर्ग नहीं है। तो जिसमें जैसे अनुज है, अनुज का छंद विच्छेद करो, अधनुज,
तो अनुज का संधि विच्छेद नहीं होगा, यानी मूल शब्द उससे अलग नहीं होगा, इस वजह से उसमें आ उपसर्ग नहीं था। ठीक है ना। तो ये अब वही कॉन्सेप्ट सेम यही भी यहाँ भी लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। ठीक है ना। अब एक वाक्यांश दिए, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है। अब यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या है, अपशब्द है। अपशब्द में रेखांकित किया गया है, तो यहाँ पर ये अपशब्द है। तो रेखांकित शब्द क्या, अब यहाँ पर पूछा गया है कि अपशब्द जो शब्द है वो क्या है, विशेषण है, संज्ञा है, उपसर्ग है और अव्यय है। अब यहाँ पर देखिए, अभी तक विशेषण, संज्ञा, उपसर्ग और अव्यय नहीं पढ़ा है। ठीक है ना, यानी उपसर्ग अब पढ़ रहे हैं, बाकी उपसर्ग तो मान लो अभी पढ़ ही रहे हैं। ना विशेषण पढ़ा गया है, ना संज्ञा पढ़ा गया है और ना ही अव्यय पढ़ा गया। तो अब यहाँ कैसे वो करेंगे कि इनमें से अपशब्द जो शब्द है तो वो क्या है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बात करते हैं हम अपशब्द शब्द की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पर शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किसमें, जैसे अब देख, जिस अपशब्द का वो करिए, संधि विच्छेद करिए, तो क्या हो जाएगा। अगर नया पेज लेते हैं, अपशब्द, जैसे क्या लिखा हुआ है, अपशब्द, अपशब्द, अपशब्द है। यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करो, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अपधन्य शब्द हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अपधन्य शब्द। तो यहाँ पर अप ये क्या हो जाएगा, मूल शब्द के आगे, मूल शब्द यहाँ पर क्या है, शब्द है, मूल शब्द के आगे क्या जुड़ा हुआ है, मूल शब्द के आगे अप जुड़ा हुआ है। और ये अप क्या है, मूल शब्द के जो आगे जुड़ते हैं वो क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। तो यहाँ पर अप उपसर्ग हो जाएगा। अब वही पूछा गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ पूछा गया है, शब्द में रेखांकित शब्द क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपशब्द में रेखांकित शब्द उपसर्ग होगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, क्या होगा, उपसर्ग होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, आगमन में उपसर्ग है। अब यहाँ पर शब्द क्या दे रहा है, आगमन शब्द दे रहा है। इसमें पूछा गया कि आगमन में उपसर्ग क्या है, आ है, आ है, आग है और मन है। तो यहाँ पर आगमन में, यहाँ अगर देखो इसका भी संधि विच्छेद करो, आगमन, आगमन, तो ये गमन मीन्स क्या होता है, आ धन गमन कर लो। इसका अगर संधि विच्छेद करोगे तो आ धन गमन हो जाएगा। गमन मीन्स जाना, और आ एक मूल शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पर गमन हो जाएगा, और ये आ क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर आ हो जाएगा। ठीक है ना। तो यानी 19 का ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, रसोईया में प्रत्यय है। ठीक है ना, अभी तक उपसर्ग को पूछा जा रहा था, अब प्रत्यय पूछा गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर रसोईया, रसोईया में प्रत्यय है, तो यहाँ पर इसका अगर संधि विच्छेद करो क्या हो जाएगा, रसोई धन ईया हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ईया प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, किसका, ईया प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 20 का बी। अगर देखो इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, रसोईया, रसोई, ठीक है ना, धन ईया, यह होगा। अब पूछा है प्रत्यय, तो प्रत्यय किसी मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं और उपसर्ग किसी मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो ये मूल शब्द क्या है, रसोई। अब इसमें क्या हुआ है, ईया बाद में जुड़ा है, तो ये ईया क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है ना। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा बी। ठीक है ना। अब यहीं पर ये क्वेश्चन नंबर
20 समाप्त होता है और इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 तक ही मैंने लिया था, यानी उपसर्ग और प्रत्यय में कम से कम मैं 80 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना, 80 से 85 क्वेश्चन, और यानी 20-20 क्वेश्चन हर क्लास में करवाऊंगा। तो ये क्लास हो गई यहीं पर समाप्त। जय हिंद, जय भारत। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। किसी भी प्रकार का उपसर्ग और प्रत्यय से अगर किसी को कोई दिक्कत हुई हो, या फिर इसके पहले जो मैंने रचना और भाषा बोली के टॉपिक करवाए उनमें कोई दिक्कत हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकता है, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। जय हिंद।